एडवांस में एक वार्निंग दे देता हूं, आपको बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट और आने वाले शो में मजा आने वाला है, क्योंकि पैट मैकएफे ने अनाउंस कर दिया है कि रोमन रेंस अगले हफ्ते फ्राइडे जो होने वाला है वहां पर उनके गेस्ट होने वाले हैं। और जहां पर पैट मैकएफे का शो है वहीं पर स्मैकडाउन है, तो आई थिंक उसी को बिल्ड करने के लिए कुछ होगा। और ये बात आपको पता है कि जब भी पैट मैकएफे के शो पर कोई बंदा आता है तो वो कैसे लिंक्ड होता है स्टोरी लाइन से। जैसे रॉक भी आए थे, विंस मैकमैन भी पहले आए थे, ब्रॉक लेसनर भी आए थे, तो हमेशा ये जो शोज है वो एक्साइटिंग होते हैं। इस बार रोमन रेंस होंगे तो डेफिनेटली रेसलमेनिया की स्टोरी मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बोल नहीं रहा भाई, क्योंकि बोल दूंगा तो फिर आपको लगेगा ऐसा तो नहीं होगा। तो मतलब एक्सपेक्टेड है कि कुछ तो धमाल करेंगे यहाँ पे। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज फाइनली मैं आपको बता सकता हूं कि मर्सिडीज मोने यानी कि साशा बैंक्स आ चुकी हैं एईडब्ल्यू के अंदर। जो आज एईडब्ल्यू का बिग बिजनेस वाला मेजर शो था वहां पर आज साशा बैंक्स मर्सिडीज मोने आ चुकी हैं। और सबसे पहले तो जब उन्होंने अपनी एंट्री ही मारी ना, उसी टाइम पर सारी जो कंट्रोवर्सी है, जो टॉकिंग्स हैं वो शुरू हो गई कि वो गुंथर के म्यूजिक से काफी सिमिलर था। इवन गुंथर ने इसके ऊपर रिएक्ट भी किया ट्वीट करके, जहां पे वो लिखते हैं कि सो मच ड्रामा। अब लोग इसको बोल रहे हैं कि या तो ये ट्रिपल थ्रेट सैमी ज़ेन गेबल की बात करें, लेकिन जिस टाइम पर ट्वीट आया मुझे लगता है साशा बैंक्स के बारे में है। इवन लोग भी यहाँ पर ये स्पेकुलेट कर रहे हैं। तो साशा बैंक्स आती है और उन्होंने यही बोला कि फाइनली वो वापस आ चुकी हैं अपने घर, मतलब एडब्ल्यू को अपना वो होम बुलाती हैं। और एक तरीके से बेबी फेस वाला ही पूरा प्रोमो था ये, और बोलती हैं कितनी एक्साइटेड है वो आगे एडब्ल्यू के साथ काम करने के लिए। तो जो रूमर स्पेकुलेशन है वो सारी एंड हो चुकी है, और काफी टाइम पहले वैसे पता चल भी गया था कि वो एडब्ल्यू के अंदर ही आने वाली है। और बेली को भी स्पॉट किया गया बिग बिजनेस वाले शो पर, यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑब्वियसली वो टीवी पर वैसे नहीं दिखाया गया उनको कि यहाँ पे अटेंडेंस में हुआ है, क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये तो भाई फिर बहुत बड़ा लोचा हो जाता। लेकिन शायद डब्ल्यूडब्ल्यू से परमिशन मांग के वो गई एडब्ल्यू के शो पर, क्योंकि वो अपने फ्रेंड अपनी अच्छी दोस्त साशा बैंक्स को सपोर्ट करना चाहती थी। अभी तो देखो, जब एडब्ल्यू के अंदर कोई चीज होती है शुरू शुरू में तो वो लगता है कि अरे वाह भाई क्या हुआ, मस्त हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसकी हाइप खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं कि मैं उसके साथ ज्यादा कंटिन्यू नहीं करता, उसकी हो ही जाती है। और एज सच मैं सही बताऊं, अभी तो लग रहा है मर्सिडीज मोने आ चुकी हैं और हाइप वो लेके आएंगे कुछ ना कुछ, लेकिन कुछ टाइम के बाद जाके वो सारी ऐसे सेटल हो जाएगी, जैसे एज के केस में भी हुआ था। इवन ऑलमोस्ट हर एक सुपरस्टार के केस में वहां पर होता है। वैसे इसका मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि उसको देखते नहीं लोग, मतलब वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। वैसा ये समझ लो कि एक बार अकेले जंप हो जाता है, फिर हो गया चलो उसके बाद निकल लेते हैं। ऐसा एडब्ल्यू के साथ बहुत सीन है। डेमन प्रीस्ट के बारे में ये हमको पता है कितने टाइम से उनके पास ब्रीफ केस है, लेकिन क्या वो लॉन्गेस्ट अपने पास होल्ड रखने वाले ब्रीफ केस होल्डर बन चुके हैं, मतलब सबसे ज्यादा टाइम तक। तो अभी ये चीज करने के लिए उनको 30-32 दिन लग जाएंगे, क्योंकि करंटली जो वो रिकॉर्ड है वो कार्मेला के पास है। तो अगर 30-32 दिन तक भी जो डेमन प्रीस्ट का कैश इन है वो नहीं होता, ये कह सकते हैं अगर रेसलमेनिया में जाके भी वो कैश इन नहीं होता, क्योंकि अब रेसलमेनिया 30 दिन से भी कम दूर है, तो फिर वो जो है बन जाएंगे सबसे ज्यादा टाइम तक अपने पास ब्रीफ केस रखने के लिए। और क्या एंड में जाके वो उसका सही यूज कर पाएंगे वो भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इतने टाइम तक अगर ब्रीफ केस रखा और वो कैश इन नहीं किया तो भाई लोग कितनी ज्यादा ही थू करने वाले उनके ऊपर। ऑलरेडी लोग बोल रहे भाई क्या कर रहे हो, तो अब तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ तगड़ा उनको। ड्रू मैकिंटायर ने सोशल मीडिया पर अपना जो कंटिन्यू है शॉट्स लेना सुपरस्टार्स के ऊपर, उसको कंटिन्यू ही रखा है। सेथ रॉलिंस के बारे में भाई इतना ज्यादा उन्होंने सेथ रॉलिंस का मजाक बना देना अपनी इस वीडियो में। वो बोलते हैं कि ये बंदा अपने आप को विजनरी बोलता है, ये क्या है भी विजनरी तो मैं हूं कि जो रॉक के साथ चल के ऐसा सोचता है कि आगे जाके जो बिजनेस के लिए है ये उसकी बेटरमेंट के लिए। साथ में उन्होंने सेथ रॉलिंस की वो हंसी भी करी, जो सेथ रॉलिंस हंसते हैं इतनी फनी थी वो। डेफिनेटली अलग अलग जगह मीम्स में, जिफ में तो नहीं, वीडियोस के फॉर्म में, क्योंकि वो जिस तरह से हंस रहे हो बहुत ज्यादा फनी है। यहाँ पे उन्होंने बोला मेरा गोल है भाई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, मेरे लिए और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है तेरी तरह। तो वो मैच को भी हाइप कर रहे थे और सेथ रॉलिंस की लगातार अच्छे से बजा भी रहे हैं, और लोग भी ड्रू मैकिंटायर को अलग लेवल का ही सपोर्ट कर रहे हैं भाई सोशल मीडिया पे। ट्विटर का अगर इस मूवमेंट पर सबसे बेस्ट यूज किसी को पता है तो वो तो है इलॉन मस्क, और दूसरे अपने ड्रू मैकिंटायर। रॉक एक ऐसा कारनामा करने वाले हैं इस साल रेसलमेनिया में जिसको करते ही वो अंडरटेकर को ज्वाइन कर लेंगे उस लिस्ट में। और लिस्ट क्या है? एक ऐसा सुपरस्टार जिसने 4 डेकेड के अंदर रेसलमेनिया के मेन इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, 1990s में भी, 2000 में भी, 2010s में भी, और यहाँ पे 2020s में भी अंडरटेकर ने वो चीज करी है। तो अब ये काम करने वाले जो है रॉक भी हो जाएंगे, क्योंकि वो रेसलमेनिया की नाइट 1 को मेन इवेंट करने वाले हैं। तो इतना लंबा करियर है, मतलब बीच में ब्रेक भी है लेकिन शो में तो पार्टिसिपेट किया है। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं ना, उसको किसी भी तरीके से एक्सपेक्टेशन मत रखना अपनी रेसलमेनिया के लिए, वरना बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए। सिर्फ मजे के लिए आपको कोई बात मैं बता रहा हूं। यहाँ पे वैसे मेरा मच्छर ने काटा था भाई, थोड़ा दाना सा निकला है, तो कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करना। लेकिन ब्रॉक लेसनर के बारे में आप ट्वीट देखो, जहां पे रेसल ट्रैकर ने इस ट्वीट को किया है, जस्ट इमेजिन गुंथर डिफीट सैमी ज़ेन एट रेसलमेनिया, सेलिब्रेट्स विद इंपीरियम, ट्रिपल एचएस म्यूजिक हिट्स एंड ही सेज गुंथर्स ओरिजिनल रेसलमेनिया ओपोनेंट जस्ट लैंडेड इन फिलाडेल्फिया, ब्रॉक लेसनर
Lesnar's music hits, Lesnar squashes a tired Gunther. The Beast is the new Intercontinental Champion. यानी कहानी ये बनाई जा रही है कि ब्रॉक लेसनर को WWE ने ऐसे छुपा के रखा है ताकि वो एक सरप्राइज रिटर्न की तरह ब्रॉक लेसनर का यूज करे जब गुंथर सैमी ज़ेन को भी हरा दें। लेकिन क्योंकि ओरिजिनली तो गुंथर के लिए ब्रॉक लेसनर ही प्लान किए गए थे, तो ब्रॉक लेसनर अपना रिटर्न करेंगे फिलाडेल्फिया में, सबको शॉक कर देंगे और क्राउन हो जाएंगे रेसलमेनिया में योर न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। हमेशा मैं कहता हूं आपको इस चीज के होने का 99.9999% चांस है। यहां पे एक नई टर्म आएगी अब 0.0001% चांस है इस चीज के होने का। तो भाई बिल्कुल भी ये सोच के रेसलमेनिया मत देखने चल पड़ना कि भाई ब्रॉक लेसनर को हम ऐसे देखेंगे, क्योंकि ये स्टोरी मुझे अच्छी लग रही है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बाकी अभी ब्रॉक लेसनर के बारे में धीरे धीरे अभी और प्रोग्रेस होगी, चीजें अभी फिलहाल पॉजिटिव डायरेक्शन में ही चल रही है। वो एक अच्छी बात है कि WWE ने एटलीस्ट अब बातें करना शुरू कर दिया कि ब्रॉक लेसनर को कैसे लेके आया जाए। लेकिन जस्ट इमेजिन जैसे लिखा है, अगर ये चीज हो जाती है रेसलमेनिया में किसी भी तरीके से, तो भाई बहुत भयंकर बवाल हो जाएगा। और ब्रॉक लेसनर के फैंस तो भाई पता नहीं, उनको तो बैठाना पड़ेगा, भाई उछलो मत, बैठ जाओ आराम से, क्योंकि इतना बड़ा सरप्राइज होगा फिर रेसलमेनिया के लिए। द रॉक के बारे में, PW इंसाइडर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है और उन्होंने ये बताया कि रॉक जो है अपनी मूवी शेड्यूल की वजह से किसी भी फिजिकल चीज में एक्टिव नहीं हो पाएंगे, मतलब फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाएगी उनकी WWE में। और जो शेड्यूल उन्होंने बताया है यह है मई महीने से लेके अगस्त के महीने तक, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, हाँ 5वां महीना हो गया मई, और उसके बाद ये जो अगस्त का महीना है 1 अगस्त, वहां तक के लिए वो जो है ऐसे घुसो ऐसा नहीं कर, ऐसा मार पिटाई नहीं कर पाएंगे। अब इसके बीच में तो सऊदी अरेबिया का शो भी आता है, तो क्या इसका मतलब सऊदी अरेबिया के शो में वो कंपीट भी नहीं करने वाले? तो इसके लिए तो एक ही विंडो खुलती है और वो है समर स्लैम में। क्या पता रॉक कंपीट करे। मैंने आपको बताया भी था कि कोडी रोड्स और रॉक का मैच है तो सऊदी अरेबिया में हो सकता है, फिर WWE इसको समर स्लैम में कर सकती है अगर सच में मैच हो रहा है तो ये कुछ हमको टाइमलाइन पता चली है रॉक के बारे में। कभी कभी वैसा ऐसा होता भी है कि इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं, तो क्या पता वो अपने शेड्यूल को थोड़ा सा चेंज कर लें। लेकिन अभी थोड़ा ऊपर से देखें तो PW इंसाइडर ये रिपोर्ट कर रहा है इसके बारे में, बहुत ही रिलायबल सोर्स है, तो इसके ऊपर हम यकीन भी कर सकते हैं। तो जॉन सीना ने बहुत ही खुले सीधे शब्दों में इस बात को बोल दिया है कि जब वो 50 साल के हो जाएंगे उसके बाद वो रेसलिंग करियर को पूरी तरीके से अपना बंद कर देने वाले हैं। अभी आपको बताया था कि 50 साल के होंगे 2027 में, तो वो रेसलिंग तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले 50 साल के बाद। स्टिल उन्होंने ये जरूर बोला कि वो WWE के साथ इन्वॉल्व रहेंगे उनके अलग अलग एक्टिविटीज के अंदर, लेकिन वो रेसलिंग नहीं करेंगे उसके बाद। तो आप कह सकते हो आपके पास जॉन सीना को देखने के लिए बस 3 ही साल रह गए हैं रेसलिंग करते हुए देखने की बात करो, क्योंकि वो भी अपने आगे के करियर के ऊपर फोकस करने के लिए इसको क्विट करेंगे, और जो कि जरूरी भी है, क्योंकि ऐसा भी ना हो भाई कि 55-60 तक बंदा लड़ता गया फिर अपनी बाकी चीजें ना कर पाया। मतलब अगर आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना है तो आप कह सकते हो गलत कर रहा है जॉन सीना, लेकिन उनके लिए तो आई थिंक यही बेटर है। ब्लड लाइन भाई दोबारा बनने वाली है, वही वाली ब्लड लाइन जो एक्चुअल वाली ब्लड लाइन है। तो जे उसो ने इसके बारे में ये कमेंट किया कि अभी जो ब्लड लाइन दिख रही है ना वो कोई ब्लड लाइन नहीं है, जब तक मैं उस ब्लड लाइन के अंदर नहीं हूं तो वो ब्लड लाइन कहलाई ही नहीं जाती। तो इससे तो ये जे उसो ने पूरा क्लियर ये बता दिया कि एक पॉइंट पे जाके वो दोबारा से ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे। और ये तुमको पता ही है कि हमेशा जब भी WWE में कोई टीम या फिर फैक्शन होती है, एक बार उसका टूटना बनना है, तब तक चलता है जब तक उनके करियर शुरू होने से लेकर रिटायर होने तक की बात नहीं हो जाती। और आज वैसे वीडियो सुबह जल्दी आ रही है, तो मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि अगर दूसरी 2 वीडियो नहीं आ रही चैनल को तो फिर एक जो वीडियो है वो फिर सुबह आ जाए, ऐसा मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ। जे उसो का मुद्दा फिर सिंपल है कि एक ना एक दिन उनको दोबारा से ब्लड लाइन में आना है, और वही वाली ब्लड लाइन को देख के तो अच्छा लगेगा। वही वाली ब्लड लाइन मतलब कि रोमन रेंस वाली, जे उसो वाली, जिमी उसो वाली, सोलो सिकोवा वाली, पॉल हेमन साथ में है, और अगर सैमी उसो सैमी ज़ेन को भी डालें तो फिर वो एक उनका कैमियो वाला रोल भी हो सकता है। ये रेडिट क्या पोस्ट देखो जहां पर इन्होंने बताया था कि हॉल ऑफ फेम में कौन कौन होने वाले हैं, जहां पे आप देख सकते हो पॉल हेमन, बुल नकानो, मोहम्मद अली, अभी तक जितने भी थंडरबोल्ट पैटरसन जिनको अभी WWE ने ऐड किया सारे नेम वही हैं जो कि इस लिस्ट में, और यहाँ पर ब्रे वाइट का भी नेम है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद जो लास्ट नेम अनाउंस होगा इंडक्ट होने के लिए हॉल ऑफ फेम में वो शायद ब्रे वाइट का हो सकता है, सिर्फ इस पोस्ट के हिसाब से, क्योंकि अब तक तो ये एक्यूरेट जा रही है और फैंस डिमांड भी करेंगे भाई ब्रे वाइट को इस साल हॉल ऑफ फेम में होना चाहिए। अगर WWE करेगी तो बहुत सारे फैंस को खुशी होगी ये चीज देख के। हम चलते हैं हमारी आज की रिएक्शन फाइनल स्टोरी की तरफ, और भाई क्या फाइनली रॉक ने जो चैलेंज तो नहीं, जो मतलब टीज भी नहीं, क्या बोलेंगे, मतलब शुरुआत कर दी है रोमन रेंस के साथ उलझने की, कि उनका ओरिजिनल और शुरू से इंटेंशन वही है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपनी ये जो अलग वाली जो उनकी एंट्रेंस हुई थी इस बार उसको पोस्ट किया, और यहां पर कैप्शन में उन्होंने लिखा है फाइनल बॉस। और ये वाली फाइनल बॉस वाली एग्जैक्ट टर्म आपको पता है कब यूज हो रही थी, तब यूज हो रही थी जब बात हो रही थी कि एंड में जाके जो बंदा रोमन रेंस को फेस करेगा, जो रोमन रेंस का फाइनल बॉस होने वाला है, वो रॉक होगा एट रेसलमेनिया। और ऐसे एक समोन वर्सेस समोन, एक ब्लड लाइन फ्यूड हमको देखने
देखने को मिलेगी। लेकिन अब तक रॉक को जैसे WWE लेके आई उनको प्लान चेंज करना पड़ा, तो यहां से उन्होंने जो चीज है वो लिख दिया सीधे सीधे, क्योंकि अगर तुम ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज कर रहे हो तो तुम कभी भी फाइनल बॉस नहीं लिख सकते अपने आप को। अब रोमन रेंस ने देखा तो जरूर होगा, बोलेंगे कुछ नहीं अभी क्योंकि उसके लिए एक सही टाइम होगा। वैसे तो क्लियर ही है भाई इन दोनों को लड़ना है और मोस्ट प्रोबब्ली वो जो जगह है वो होगी रेसलमेनिया 41। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग गई है तो भाई इसे लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, और तब तक फिर ठीक है, लेते रहो जिंदगी के मजे।